हेलो स्टूडेंट्स, अभी ये सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में कल हमारा फंक्शन ऑफ बैंक चल रहा था, यानी कि बैंक के कार्य। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट हो चुका था, फर्स्ट और सेकंड हो गया था। आज मतलब थर्ड पॉइंट है इसका, लोन्स एंड एडवांसेस, यानी कि ऋण तथा अग्रिम। सुनिए, ऋण एक निश्चित रकम के रूप में दिए जाते हैं। बैंक ऋणी के खाते में ऋण की रकम इकट्ठा जमा कर देता है। ऋणी उसे कभी भी निकाल सकता है। इन ऋणों पर ऋण के स्वीकृति के तुरंत बाद ही ब्याज लगाना आरंभ हो जाता है, चाहे ऋणी बैंक द्वारा उस खाते में से कुल ऋण का केवल एक भाग ही निकले। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग। बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना भी सरकार को उधार देने का एक तरीका है। बहुत से बैंक सरकारी प्रतिभूतियां खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि यह सबसे सुरक्षित उधार माना जाता है। नंबर 5 है डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय पत्रों की कटौती करना। बैंक द्वारा पेशगी धन देने का यह भी एक तरीका है। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को आवश्यकता पड़ने पर उनके विनिमय पत्र की अवधि पूर्ण होने से पहले ही उन विनिमय पत्रों के आधार पर रुपये उधार देता है। भुगतान के बाकी समय की ब्याज की कटौती डिस्काउंट करके बैंक तत्काल भुगतान कर देता है। बैंक व्यापारिक बिलों की ही कटौती करता है। बैंक इनसे बाजार दर पर ब्याज लेता है और विनिमय पत्रों की अवधि पूर्ण होने पर उनकी धनराशि वसूल कर लेता है। नंबर 6 आता है क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि साख निर्माण। आजकल बैंकों का एक मुख्य कार्य साख का निर्माण करना है। बैंक अपनी प्रारंभिक जमा से अधिक रुपए उधार देकर साख का निर्माण करते हैं। नंबर 2 है सेकेंडरी फंक्शंस, यानी कि गौर कार्य। बैंक उपयुक्त प्राथमिक कार्यों के अतिरिक्त कई गौर कार्य जैसे एजेंट के रूप में का और सामान्य उपयोगिता के कार्य भी करते हैं। नंबर 1 है एजेंसी संबंधी सेवाएं। एजेंसी संबंधी कार्य के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो बैंक अपने ग्राहक के आदेशानुसार उसकी ओर से करता है और इन कार्यों के लिए वह कमीशन लेता है जो उसकी आय का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, साख पत्रों के भुगतान का संग्रह। बैंक अपने ग्राहकों से प्राप्त विनिमय बिलों, चेकों, प्रतिज्ञा पत्रों आदि पर मिलने वाले धन की वसूली करके अपना कमीशन काटकर शेष राशि खातों में जमा कर देता है। नंबर 2, ग्राहकों की ओर से भुगतान। ग्राहकों के सभी प्रकार के भुगतान संबंधी आदेशों को भी बैंक पूरा किया करते हैं, जैसे उनकी ओर से ऋण की किस्तें, ब्याज, चंदे, बीमा की किस्त, कर आदि का भुगतान करना। इस कार्य के लिए बैंक ग्राहक से साधारण सा कमीशन लेते हैं। नंबर 3, ग्राहकों की ओर से भुगतान संग्रह करना। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से लाभांश, ब्याज, कमीशन आदि की भी वसूली करते हैं। ये कार्य भी बैंक कमीशन के आधार पर करते हैं। नंबर 4, ग्राहकों की ओर से उनके आदेशानुसार प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। चूँकि बैंक बाजार स्थिति से भली भांति परिचित होते हैं, इसलिए वे अपने ग्राहकों को प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से संबंधित उचित परामर्श देते रहते हैं और उनके आदेशानुसार क्रय विक्रय करते रहते हैं। नंबर 5 आता है धन का स्थानांतरण। ग्राहकों के आदेशानुसार बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान को धन शीघ्रता से और कम व्यय पर भोजन भेजने की व्यवस्था करते हैं। नंबर 6, प्रतिनिधि के रूप में अन्य प्रकार के कार्य। बैंक अपने ग्राहकों के एजेंट के रूप में अन्य अनेक कार्य करता है। नंबर 7, ट्रस्ट आदि का कार्य। बैंक ग्राहक के लिए ट्रस्ट, अटॉर्नी, एग्जीक्यूटर्स और सलाहकार का कार्य भी करता है। नंबर 2 है सामान्य उपयोगिता के कार्य। इसमें नंबर 1 है, इसमें सुनिए पहले, एक आधुनिक बैंक उपयुक्त सेवाओं के अतिरिक्त अन्य बहुत सी सुविधाएं अपने ग्राहकों और सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध कराता है। जैसे नंबर 1 है बहुमूल्य धातुओं की रक्षा। बैंक अपने यहाँ ग्राहकों के गहने, आभूषण, मूल्यवान कागज आदि को सुरक्षित रूप से रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था रखते हैं। नंबर 2, साख प्रमाण पत्रों को प्रदान करना। बैंक अपने ग्राहकों को साख प्रमाण पत्र और यात्रियों के चेक जारी करते हैं। नंबर 3, वस्तुओं के वाहन में सहायता। बड़े बड़े व्यापारी अपने ग्राहकों को माल भेजकर उसकी
बिल्टी बैंक से भेज देते हैं। खरीदार बैंक में रुपए जमा करवाकर उस बिल्टी को छुड़वा लेते हैं और माल ले लेते हैं। नंबर 4 व्यापारिक सूचना व आंकड़े एकत्र करना। आधुनिक बैंक उद्योग व्यापार वाणिज्य संबंधी विविध प्रकार के आंकड़े और सूचनाएं एकत्र करते हैं तथा प्रकाशित करते हैं अथवा मांगने पर ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। नंबर 5 आता है सरकार व अन्य संस्थाओं के ऋण का अभिगोपन करना। व्यापारिक बैंक प्रतिभूतियों का अभिगोपन भी करते हैं, अर्थात बैंक अपने ग्राहकों द्वारा खरीदे गए अंश अथवा अन्य प्रतिभूतियों को बेचने का दायित्व ले लेते हैं। इस कार्य के बदले ग्राहक से वे अभिगोपन शुल्क या कमीशन लेते हैं। नंबर 6 विदेशी विनिमय का लेन देन करना। बैंक अपने ग्राहकों के लिए विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय का भी कार्य करते हैं, जिससे ये विदेशी व्यापार के लिए बहुत सहायक होते हैं। नंबर 7 आर्थिक परिस्थिति की जानकारी देना। बैंक अपने ग्राहकों को एक दूसरे की साख के संबंध में सही तथा विश्वसनीय सूचना भी देते हैं। अब नंबर 3 आता है सामाजिक कार्य या आर्थिक विकास के कार्य। इसमें सामाजिक या आर्थिक विकास के कार्य चूँकि आधुनिक बैंक के विविध कार्यों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट हो जाता है कि बैंकों का हमारे आधुनिक सामाजिक व आर्थिक जीवन में बहुत महत्व है। नंबर 1 है इसका पूंजी उत्पादकता में वृद्धि। बैंक समाज के उन व्यक्तियों और वर्गों का धन जमा करते हैं जिनके लिए वह अनावश्यक अथवा कम उपयोगी होता है और फिर इसी पूंजी को बैंक उद्योग धंधे और व्यापार आदि में लगाते हैं, जिससे उत्पादन व राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। नंबर 2 कोषों के हस्तांतरण की सुविधा। बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान को धन भेजने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक साधन उपलब्ध करते हैं, जिससे पूंजी में गतिशीलता आ जाती है और व्यापार का क्षेत्र बढ़ जाता है। नंबर 3 विनियोग एवं अर्थ प्रबंध। वित्तीय साधन उद्योग के रक्तदान हैं। आज बड़े पैमाने के उद्योगों से बड़ी मात्रा में स्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति बैंकिंग व्यवस्था से ही होती है। नंबर 4 पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। बैंक लोगों के निष्क्रिय कोषों एवं बचतों को संगठित करते हैं और उनको उत्पादक कार्यों के लिए उपलब्ध कराते हैं। बैंक केवल लोगों की बचतों को ही एकत्र नहीं करते, बल्कि उनमें बचत एवं किफ़ायत की भावना का भी विकास करते हैं। फलतः देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है और साथ में अनावश्यक उपभोग और फिजूल खर्ची में कमी आती है। नंबर 5 विभिन्न क्षेत्रों में कोषों का वितरण। बैंकों का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान यह है कि ये विभिन्न क्षेत्रों के उचित वितरण को संभव बनाते हैं। विगत कुछ वर्षों में बैंकों की क्षेत्रीय विकास के प्रति मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। अब बैंक आर्थिक विकास की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि ऐसा आधारभूत ढांचा तैयार करते हैं जो कि आधारभूत विकास के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार बैंक एक देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं। नंबर 6 आता है रोजगार में वृद्धि। बैंकिंग विकास से न केवल बैंकिंग क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, बल्कि बैंकों द्वारा पूंजी विनियोग, अर्थ प्रबंध आदि से व्यापार उद्योग एवं सभी क्षेत्रों में विकास से रोजगार में वृद्धि होती है। नंबर 7 भुगतान करने में सुविधा। बैंकों ने चेकों का प्रयोग बढ़ाकर भुगतानों को सरल व सस्ता बना दिया है, जिससे इनमें गिनने, जांच करने और हस्तांतरित करने में सरलता होती है। नंबर 8 मुद्रा प्रणाली में लोच। बैंक देश में व्यापार आदि की मांग के अनुसार साख का प्रसार या संकुचन करते रहते हैं। इसमें मुद्रा व्यवस्था निरंतर लोचपूर्ण बनी रहती है। नंबर 9 संरक्षण सेवाएं। बैंक हीरे, जवाहरात, आभूषण और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा का भार अपने ऊपर लेकर उन्हें चिंता से मुक्त कर देता है। नंबर 10 सरकारी अर्थ प्रबंध की सुविधाओं। इसमें सुनिए, बैंक सहकारी अर्थ प्रबंधन में भी सहायक होता है, क्योंकि सरकारी ऋणों का निर्गमन बैंक के माध्यम से ही किया जाता है। नंबर 11 ग्राहकों की साख बढ़ाना। बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक सहायता करके तथा उनके पक्ष में विवरण देकर उनकी साख बढ़ाता है। नंबर 12 विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन व संतुलन। विदेशी मुद्रा की
व्यवस्था करके आयात निर्यात को अनेक प्रकार की सहायता देकर बैंक विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देता है और संतुलन बनाता है। नंबर 13 है आर्थिक जीवन में स्थिरता। बैंक उन स्थानों के विकास के लिए धन सुलभ कराता है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं। इस प्रकार आर्थिक विकास संतुलित ढंग से होता रहता है। इसके अतिरिक्त जब प्राकृतिक प्रकोप या अन्य किसी घटना के कारण आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति को ठीक करने में भी बैंक से बहुत सहायता मिलती है। नंबर 14 विशिष्ट आर्थिक परामर्श की सुविधा। बैंक व्यापारियों, उद्योगपतियों एवं सरकार को समय समय पर तरह तरह के आर्थिक परामर्श भी देते हैं। इस तरह के परामर्श देने में बैंक काफ़ी विशिष्ट होते हैं। ऐसे परामर्श बैंक से उन्हें बहुत कम खर्च में ही प्राप्त हो जाते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी लाभ होता है। आसानी के लिए सरकार भी आर्थिक सलाह बैंक से प्राप्त करती है। नंबर 15 है उद्यमियों का विकास। पिछले कुछ वर्षों से वाणिज्य बैंक विकासशील देशों में उद्यमशीलता के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वाणिज्य बैंक नए ऋण पत्रों का विज्ञापन, नए उद्यमियों के प्रवर्तन में सहायता, संयुक्त गारंटी योजना के अंतर्गत परिवर्तन क्रियाओं की वित्तीय व्यवस्था आदि द्वारा उद्यमशीलता के विकास में सहयोग दे सकते हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी में शायद ही कोई कंपनी ऐसी होगी कि जो कि बैंक के सहयोग के बिना ही स्थापित हुई हो। इस प्रकार से आधुनिक बैंक अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु, संचालक एवं नियंत्रक के रूप में काम करते हैं और आर्थिक विकास में भारी योगदान करते हैं। जैसे आजकल बैंकों के साधनों का ग्रामीण उद्योग, कृषि क्षेत्रों और लघु उद्योगों में प्रयोग होने के से समाजवाद का मार्ग प्रशस्त होगा, रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक प्रगति होगी। प्रोफेसर टॉमस ने ठीक लिखा है, बैंक साख पत्रों के चलन और निर्गमन को संगठित कर एवं नियंत्रित करते हैं। वे ऋण तथा अग्रिमों के रूप में बैंक साख की स्वीकृति का नियमन करते हैं। वे उधार दे पूंजी के विनियोग को सुविधाजनक बनाते हैं और उसका सबसे लाभदायक प्रयोग तथा वितरण संभव बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।